10 नेता जो कभी पीएम नहीं बने, लेकिन देश उन्हीं के इशारे पर चलता था। इनकी कहानियां सुनकर आप भी कहेंगे कि असली राजा तो यही थे। नंबर 10, बाबू जगजीवन राम। सोचिए, एक ऐसा नेता जो 1936 से 1986 तक, यानी पूरे 50 साल भारतीय राजनीति में बना रहे। 5 दशक। इस दौरान देश में ना जाने कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन बाबूजी हर बार किसी न किसी सरकार की रीढ़ बने रहे। प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन जिस सरकार में बाबूजी नहीं, वो सरकार टिकती नहीं थी। जगजीवन राम दलित समाज से आते थे। ऐसे समय में जब दलित नेता को कोई गंभीरता से लेने को तैयार नहीं था, बाबूजी ने अपनी काबिलियत के दम पर वो हासिल किया जो उस जमाने में लगभग नामुमकिन था। रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, रेलवे मंत्री, ये वो मंत्रालय हैं जो किसी भी देश की असली नींव होते हैं, और ये तीनों बाबूजी के पास रहे। अब एक तथ्य सुनिए, 1971 का युद्ध, भारत ने पाकिस्तान को मात दी, बांग्लादेश बना, पूरी दुनिया ने इंदिरा गांधी को सलाम किया, और उस ऐतिहासिक जीत के वक्त रक्षा मंत्री कौन था? जगजीवन राम। लेकिन बाबूजी की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल तो 1977 में आई, जब इंदिरा गांधी का आपातकाल चल रहा था और लोग डरे हुए थे। तब बाबूजी ने कांग्रेस छोड़ी, एकदम छोड़ी, और जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके जाने से कांग्रेस की कमाई टूट गई और मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार में वे उप प्रधानमंत्री बने। 1979 में जब मोरारजी सरकार गिरी, तब माना जाता है कि बाबूजी प्रधानमंत्री बनने के सबसे करीब थे, लेकिन गठबंधन की राजनीति में वो हुआ नहीं। बाबूजी का जीवन सिखाता है कि असली ताकत पद में नहीं होती, उस इंसान में होती है जिसके बिना सरकार का एक भी पन्ना नहीं पलटता। नंबर 9, हरकिशन सिंह सुरजीत। 90 का दशक, भारतीय राजनीति का सबसे अजीब दौर। हर हफ्ते सरकारें बनती थीं, हर महीने गिरती थीं। एक प्रधानमंत्री बैठी नहीं कि दूसरे की तैयारी शुरू। उस अफरा तफरी में एक बूढ़े नेता थे जो दिल्ली के किसी बंद कमरे में बैठकर पूरी शतरंज की बिसात बिछाते थे। नाम था हरकिशन सिंह सुरजीत। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा के महासचिव थे। ना कोई बड़ा मंत्रालय, ना कोई चमकता पद, ना टेलीविजन पर लंबे लंबे भाषण, लेकिन उनके बिना कोई भी गठबंधन नहीं बनता था। 1996 में HD देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री किसने बनाया? सुरजीत। देवेगौड़ा की सरकार गिरने के बाद इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री किसने बनवाया? फिर सुरजीत। रुकिए, एक पल रुकिए। एक ही आदमी ने दो दो प्रधानमंत्री बनाए और खुद कभी कुर्सी पर नहीं बैठा। यह ताकत है या चालाकी? दोनों। सुरजीत की राजनीतिक समझ यह थी कि गठबंधन में सबको साथ रखना एक कला है, और वे यह कला जानते थे। उन्हें गठबंधन का शिल्पकार भी कहा जाता था। आज के नेता सोशल मीडिया पर ट्वीट करके राजनीति करते हैं। सुरजीत बंद कमरों में इतिहास बनाते थे और कभी किसी को पता भी नहीं चलता था। यही फर्क है उस पीढ़ी में और इस पीढ़ी में। नंबर 8, ज्योति बसु। अब एक ऐसे नेता की बात करते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री का पद मिला और उन्होंने मना कर दिया। जी हाँ, मना कर दिया, अपनी मर्जी से। उनकी पार्टी ने मना किया और बाद में उन्होंने खुद इसे ऐतिहासिक भूल कहा। ज्योति बसु 1977 से 2000 तक पूरे 23 साल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। यह दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में किसी मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है। 23 साल। सोचिए, इतने सालों में देश में कितनी सरकारें आई गईं, लेकिन बसु डटे रहे। 1996 में जब केंद्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार बन रही थी, तब उन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव आया। माकपा पार्टी ने कहा नहीं। पार्टी की लाइन से बाहर जाकर सरकार में शामिल होना उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। बसु मान गए और बाद में कहा यह ऐतिहासिक भूल थी, लेकिन प्रधानमंत्री ना बनने के बावजूद उनकी ताकत कम नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में जो भूमि सुधार हुए, जो शिक्षा नीति बनी, उसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। वामपंथी राजनीति का जो असर पूरे देश में था, उसकी अगुवाई ज्योति बसु करते थे। और एक बात जो आगे इस लिस्ट में आएगी, वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। नंबर 7, बाल ठाकरे। एक सवाल, क्या कोई इंसान बिना एक भी चुनाव लड़े, बिना किसी संवैधानिक पद के पूरे राज्य की सरकार चला सकता है? बाल ठाकरे ने चला दिखाई। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी चुनाव नहीं लड़ा, एक भी नहीं। फिर भी मुंबई से लेकर नागपुर तक उनका एक बयान काफी था पूरे महाराष्ट्र को थरथराने के लिए। 1995 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा का गठबंधन जीता, तब मुख्यमंत्री बने मनोहर जोशी। लेकिन उस वक्त एक मशहूर जुमला था जो हर कोई कहता था, सरकार दादर में है लेकिन सत्ता मातोश्री में। मातोश्री यानी बाल ठाकरे का निवास। कहा जाता था कि मंत्री कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले मातोश्री से इशारा लेते थे। यह रिमोट कंट्रोल सरकार का जीता जागता उदाहरण था। बाल ठाकरे कार्टूनिस्ट थे, बाद में नेता बन गए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जनता पर अटूट पकड़। जब ठाकरे साहब ने मुंबई बंद का आह्वान किया, तो मुंबई सच में बंद हो गई थी। यह लोकतंत्र है, यह भारत है। नंबर 6, जयप्रकाश नारायण।
रुकिए, एक और सवाल। क्या कोई इंसान बिना किसी पद के, बिना किसी चुनाव लड़े एक बैठी बैठाई मजबूत केंद्र सरकार को उखाड़ फेंक सकता है? जेपी ने उखाड़ फेंका। जयप्रकाश नारायण, उम्र 72 साल, 1974 में बिहार के छात्र आंदोलन हो रहा था। आंदोलनकारियों ने जेपी को नेता बनाने की गुजारिश की। जेपी मान गए। उनका नारा था संपूर्ण क्रांति। इंदिरा गांधी उस वक्त बेहद ताकतवर प्रधानमंत्री थी। 1971 की जीत के बाद उनका कद आसमान तक था, लेकिन जेपी के आंदोलन ने इंदिरा जी को इतना डरा दिया कि उन्होंने 1975 में पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। अखबार बंद, नेता जेल में, आम आदमी डरा हुआ और जेपी को जेल में डाल दिया, लेकिन जेल से भी उनकी आवाज नहीं दबी। 1977 में आपातकाल हटा, चुनाव हुए और जेपी के आशीर्वाद से जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। जेपी ने एक प्रधानमंत्री को खड़ा, दूसरे को बनाया और खुद कभी कुर्सी पर नहीं बैठे। यह जेपी की ताकत थी और यह ताकत किसी संविधान की किताब में नहीं लिखी थी। नंबर 5, संजय गांधी। अब तक जो नेता आए वे सब या तो चुने हुए नेता थे या लंबे संघर्ष से निकले नेता थे, लेकिन नंबर 5 पर एक ऐसा नाम है जो भारतीय राजनीति में आज भी विवादास्पद है। संजय गांधी। 1975 से 1977 तक का आपातकाल। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन उस पूरे दौर में सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा डर किस नाम से था? संजय गांधी। उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था। वो न मंत्री थे, न उपमंत्री, न किसी समिति के अध्यक्ष, बस इंदिरा गांधी के बेटे थे। लेकिन उस दौर में अफसरों को तबादले से लेकर बड़े नीतिगत फैसलों तक हर जगह संजय गांधी का साया था। यह तथ्य है। संजय गांधी ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम जैसे परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, दहेज विरोध, उन्हें सरकारी नीति की तरह लागू किया गया। परिवार नियोजन के नाम पर जो जबरन नसबंदी अभियान चला, उसे इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। 1980 में दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में संजय गांधी चल बसे। उम्र थी सिर्फ 33 साल। एक ऐसा किरदार जो भारतीय राजनीति के इतिहास में आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आता। नंबर 4, के कामराज। अब वो नाम जिसे सुनकर बहुत लोग पूछेंगे, ये कौन है भाई? और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। जो काम करो चुपचाप करो, चमकने की जरूरत नहीं। कुमार स्वामी कामराज तमिलनाडु के नेता, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन राजनीति की समझ ऐसी थी कि पढ़े लिखे नेता भी उनके सामने सिर नवाते थे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी असली ताकत तब सामने आई जब 1964 में नेहरू जी का निधन हुआ। पूरे देश में सवाल था, अगला प्रधानमंत्री कौन? जवाब था, जो कामराज तय करें, और कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को चुना। शास्त्री जी 1966 में ताशकंद में चल बसे। फिर अगला प्रधानमंत्री कौन? फिर कामराज, और इस बार उन्होंने इंदिरा गांधी को चुना। यह थोड़ा रुक कर सोचिए। कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, यह सोचकर कि वे उनके कहे पर चलेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी इतनी मजबूत निकली कि आगे चलकर कामराज को खुद राजनीतिक तौर पर फांसी पर जाना पड़ा। शायद किंग मेकर की सबसे बड़ी गलती यही थी। नंबर 3, अमित शाह। अब बात करते हैं 21वीं सदी की राजनीति की। अमित शाह देश के गृह मंत्री, लेकिन भाई ये तो मंत्री हैं। इस लिस्ट में क्यों? क्योंकि इस लिस्ट का पैमाना यह नहीं कि आप प्रधानमंत्री हैं या नहीं। पैमाना यह है कि देश के सबसे बड़े फैसलों में आपकी भूमिका क्या है, और उस पैमाने पर अमित शाह इस लिस्ट में बनते हैं। 2019 में धारा 370 हटाना यह देश का सबसे बड़ा संवैधानिक बदलाव था जो आज़ादी के बाद हुआ। इसे संसद में अमित शाह ने ही पेश किया और पास करवाया। नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण जैसे बड़े और विवादास्पद फैसले अमित शाह की अगुवाई में आगे बढ़े। भाजपा को 2014 और 2019 में जो ऐतिहासिक बहुमत मिला, उसके पीछे चुनावी रणनीति किसकी थी? राजनीतिक विश्लेषकों ने एक ही नाम लिया, अमित शाह। उन्हें आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। यह बात उनके समय तक कहते हैं और उनके विरोधी भी मानते हैं। चाणक्य कौन थे? वो गुरु जिसने पर्दे के पीछे रहकर पूरा मौर्य साम्राज्य खड़ा किया। इतिहास खुद को दोहराता है। नंबर 2, सोनिया गांधी। 2004 का साल, लोकसभा चुनाव हुए। सबने सोचा भाजपा जीतेगी। इंडिया साइनिंग अभियान था, लेकिन नतीजा आए और कांग्रेस जीत गई। पूरे देश को यकीन था सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, और सोनिया गांधी ने मना कर दिया। उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। और यहाँ असली सवाल आता है, 2004 से 2014 के बीच असली सत्ता कहाँ थी? सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता की। इस परिषद ने कई बड़े कानूनों को जमीन पर उतारा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, सूचना का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार कानून, इन सब के पीछे इस परिषद की बड़ी भूमिका। उस दौर में फोर्ब्स पत्रिका ने सोनिया गांधी को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया।
बिना प्रधानमंत्री की कुर्सी के। उस दौर में दो केंद्र थे, एक प्रधानमंत्री कार्यालय, दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यालय। दोनों अलग अलग जगह, दोनों अलग अलग ताकत। भारत की राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आखिरकार नंबर 1, जिन्हें आप पहले से जानते हैं लेकिन शायद उतनी गहराई से नहीं जितना जानना चाहिए। 1947 भारत आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और सरदार पटेल बने देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। लेकिन असली सवाल यह है, अगर पटेल नहीं होते तो क्या आज का भारत नक्शे पर ऐसा दिखता जैसा अभी दिखता है? शायद नहीं। जब भारत आज़ाद हुआ तब देश में 562 रियासतें थीं। उन रियासतों के राजा थे। अंग्रेजों ने जाते जाते कह दिया था कि अब ये रियासतें खुद तय करेंगी कि वे भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें। यह भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी और यह चुनौती पटेल ने उठाई। एक एक राजा से मिले, बात की, मनाया। कुछ राजा मान गए, कुछ अड़ गए। हैदराबाद के निजाम ने साफ मना कर दिया। उनके पास अपनी सेना थी, अपनी सरकार थी। वे पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। पटेल ने सेना भेजी। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। इसे पुलिस एक्शन कहा गया। जूनागढ़, त्रावणकोर, भोपाल, एक एक रियासत भारत में समाई। पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। बिस्मार्क वो जर्मन नेता थे जिन्होंने बिखरे हुए छोटे छोटे जर्मन राज्यों को एकजुट करके एक ताकतवर जर्मनी बनाया था। उसी तरह पटेल ने 562 रियासतों को एकजुट करके आधुनिक भारत का नक्शा तैयार किया। 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे सरदार पटेल की याद में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। गुजरात में उनकी 182 मीटर ऊंची मूर्ति एकता की मूर्ति के नाम से जानी जाती है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। लेकिन उनका सबसे बड़ा स्मारक वो पत्थर की और धातु की मूर्ति नहीं, उनका सबसे बड़ा स्मारक यह भारत है, जो एक है, जो अखंड है, जो आज भी एक झंडे के नीचे खड़ा है। वो इसलिए नहीं क्योंकि ऐसा होना तय था, वो इसलिए है क्योंकि एक गृह मंत्री ने, जो कभी प्रधानमंत्री नहीं बना, अपना पूरा जीवन इस एकता के लिए लगा